हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करी एकेडमी में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि लेखपाल का एग्जाम आपका होने वाला है और ये आपका एग्जाम कब होने वाला आपका 21 मई को। आज ये एग्जाम होने वाला है तो इसका सिलेबस आपको पता ही होगा और इसका रिवीजन आप कर रहे होंगे। अगर इसका रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे अहम रोल निभाता है वो आपका है यूपी जीके और दूसरे नंबर में आता है आपका कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर बेस अच्छा है और यूपी जीके का बेस अच्छा है तो आप इसमें अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लेखपाल के कंप्यूटर की पूरी रिवीजन। बुक कौन सी है आपकी? ये आपका यूथ कंपटीशन। इसके हम पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो कब आए हों, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में आए हों, और वो टारगेट पूरा क्या है, वो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी, यानी 2025 तक जितने भी एग्जाम आए हैं वो लगभग 335 प्रश्न हैं। उन सबका हम रिवीजन करने वाले हैं और ये आज उसका पार्ट है, पार्ट 1। ये कौन सा पार्ट है? आज उसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लगभग 30 प्रश्न कवर करेंगे। कितने प्रश्न कवर करेंगे? लगभग 30 प्रश्न। और बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। जब हम पहले प्रश्न की तरफ जाएंगे तो हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ये हमारी क्या है, सीरीज है और सीरीज में पार्ट 1 है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क शक्ति यानी एएलयू क्या करती है? तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। पहली बात आपको ये याद रखना, एएलयू का फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका फुल फॉर्म होता है एएलयू का। ये एएलयू पार्ट किसका होता है? एल2 पार्ट होता है आपका सीपीयू का। किसका पार्ट होता है? सीपीयू का। और सीपीयू है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो पार्ट हैं, एक एएलयू और एक सीयू। सीयू का काम क्या है? सीयू का काम है कंट्रोल करना। कोई भी जो प्रोसेस होती है आपकी कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है? ये आपका करता है अंकगणित की जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशन है वो सब ये करता है। इन दोनों के बीच की एक मेमोरी होती है जिसको क्या कहते हैं? फास्टर मेमोरी। क्या कहते हैं? फास्टर मेमोरी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे एएलयू और सीयू के बीच की फास्टर मेमोरी क्या है, वो आपका है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं करता है? ये आपको याद रखना, सुमेलित नहीं करता है। तो पहले लिखा है जॉन वॉन न्यूमैन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है एलन ट्यूरिंग। क्या एलन ट्यूरिंग आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के हैं? तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलन ट्यूरिंग जो है वो आपके वैज्ञानिक और गणितज्ञ है। क्या है? गणितज्ञ है। ठीक है, किस चीज में? जो अग्रणी कंप्यूटर है। क्या है? अग्रणी कंप्यूटर। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी जैक बेकल भी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। उसके बाद टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको जानते हैं। ठीक है, टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब और HTML, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी टिम बर्नर्स ली के द्वारा खोजी गई। अगला प्रश्न है 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको हम कहते हैं IBM, और में जॉन बेकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है? तो आप जानते हैं जो IBM है इसके द्वारा सन 1954 में, ये कब? 1954 में IBM के द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा फॉरट्रेन, कौन सी लैंग्वेज है? फॉरट्रेन लैंग्वेज खोजी गई थी। और ये लैंग्वेज जो है ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसको हम कहते हैं फॉरट्रेन। ठीक है, आगे, यानी फॉरट्रेन इसका आंसर सही हो जाएगा। फॉरट्रेन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम से भी बहुत कुछ प्रश्न आता है। नंबर सिस्टम से, अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें कई नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे पहला आप जानते हैं 8, ये ऑक्टेन हो गया। उसके बाद 10 हो गया, ये डेसिमल हो गया। उसके बाद 2 हो गया, ये बाइनरी हो गया। और जिसके बाद है इसको कहते हैं हेक्सा डेसिमल। क्या कहते हैं? हेक्सा डेसिमल। क्यों हेक्सा डेसिमल? ठीक है, इसमें 16 संख्या पद्धति बेस क्या होता है? 16।
8 ऑक्टेन 10 डेसिमल 2 बाइनरी। और आप जानते हैं कि बाइनरी क्या है? बाइनरी कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझी जाती है। कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज है, एक मीडियम लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ लो लैंग्वेज समझता है। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे आपका सी है, सी प्लस प्लस है, हालांकि इनको मिडिल लैंग्वेज में भी रखा गया है, तो इनको आपको क्या करना पड़ता है? इनको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें लो लेवल में। ठीक है, वो होता है 0 और 1। सिर्फ यही लैंग्वेज है कंप्यूटर समझता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है पहला दूरसंचार उपकरण। तो पहला दूरसंचार उपकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेलीग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीग्राफ। अगला, कंप्यूटर में पीओएसटी का क्या फॉर्म? पीओएसटी का क्या अर्थ है? अगर हम बात करें पीओएसटी का, तो इसका अर्थ हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पहला ऑप्शन इसका हो जाता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब कोई कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में जो डिजिटल डिवाइस चालू होता है तब ये प्रोसेस होती है। क्यों ऐसे होती है? कि अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर में कोई समस्या है, अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई समस्या है या कोई ग्राफिक्स में कोई समस्या है, जब इस कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो अगर यहाँ कोई समस्या आ जाती है तो वहीं पर ये बीप करके हमको बता देता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आंसर सही है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में प्रथम कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब किया गया था, ये 1952 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में। और ये जो है स्थापित होने वाला फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर था। कौन था? एनालॉग कंप्यूटर था ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 8। लिखा, डेटा का बैकअप न होने पर संभावित परिणाम क्या होते हैं? अगर आपका डेटा बैकअप नहीं हो रहा है और अगर आप बैकअप नहीं कर पाए तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहले लिखा बेहतर ग्राफिक्स, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि अगर डाटा आपका बैकअप नहीं हो रहा तो भाई बेहतर ग्राफिक्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है कंप्यूटर गति में वृद्धि, तो क्या कंप्यूटर में गति वृद्धि होगी? बिल्कुल गलत है। देखा, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नहीं। अगर बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो बैकअप हो ही जाएगा। हाँ, अगर आपका बेहतर बैकअप डाटा नहीं है तो आपका डाटा क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। आप ये बेहतर जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बैकअप नहीं लिया गया तो और क्या क्या हो सकता है? देखिए, कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, वायरस आ सकते हैं, है ना, या कोई फाइल डिलीट हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 9। देखा, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पे काम करता है? तो आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पे काम करता है। जो देखिए, दो प्रश्न सिंपल है, उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं। तो आप ये जानते हैं कि प्रथम 1991 में कौन सी कंपनी थी? वो थी सी डैक। कौन सी कंपनी थी? सी डैक के द्वारा, जिसको हम सी डैक भी कहते हैं, सी डैक। इस कंपनी के द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था और वो पहला कंप्यूटर आप जानते हो वो क्या था? परम 8000। क्या था? परम 8000। यानी परम कंप्यूटर हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था जो बनाया गया था हमारा 1991 में। इसको कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था पुणे में। कहाँ बनाया गया था? पुणे में। किस लिए? मौसम विभाग के लिए। किसके लिए? मौसम विभाग के लिए। ठीक है, मौसम विभाग के लिए इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किन दौरान देखी गई? तो अगर आपको याद करने का तरीका याद रखना तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हम सुपर कंप्यूटर एक्चुअली में जरूरत क्यों पड़ी? सुपर कंप्यूटर की हमें एक्चुअली में जरूरत क्यों पड़ी? सुपर कंप्यूटर की हमें जरूरत पड़ती है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1939, खत्म किया हुआ 1945। इस दौरान ये लगभग चला हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जनधन की बहुत हानि हुई, तो उस टाइम हमें डाटा की जरूरत पड़ गई। किसकी जरूरत पड़ गई? डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ गई। और जब डाटा कलेक्शन की हमें जरूरत पड़ गई तब कहीं ना कहीं हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। यानी अगर हम फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी आपकी 1945 से स्टार्ट होती है, ये जाती है 1950
1965 तक। ओके, दूसरी जब पीढ़ी हमारी सेकेंड स्टार्ट होती है तो लगभग 1955 या 1956 से स्टार्ट होती है 1965 तक। ठीक है, तो इस दौरान का हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हमारा दूसरा हम पीढ़ी देखते हैं तब हमारा आंसर हो जाता है 1956 में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1956 से 1963 के। कोई दिक्कत? आपको पता है इसमें हमें हमें किसकी जरूरत पड़ गई थी? तो हमें इसमें आप जानते हैं कि इस प्रकार की जो दूसरी पीढ़ी थी इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग भी करने लगे थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तृतीय पीढ़ी। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बोला है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 1950 सॉरी 19 1950 1945 से 1955, फिर उसके बाद 1955 से 1965 एंड 1965 से 1975, ये हमारा तीसरी पीढ़ी आ जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था इसमें। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13। किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में आप यहाँ पर जानते हैं? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसको चार्ल्स बेबेज की। ठीक है, क्यों, क्या किया था इन्होंने? इनको आप जानते हैं कि 1837 में इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाया था। कंप्यूटिंग के इनको फादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग के इनको फादर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है? एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में। तो आप जानते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, कौन होते हैं? जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग को किस में बदल देते हैं? डिजिटल में। किस में बदल देते हैं? डिजिटल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा आंसर? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार कौन सा है? सबसे आम प्रकार कौन है? इसका प्रयोग आमतौर पर द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब आप जानते हैं बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी। ठीक है, संख्या उपयोगी को मात्राओं के साथ संशोधित करने के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर है एक्चुअल में वो कंप्यूटर का सबसे बहुत ही नॉर्मल यूज है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर ही आजकल ज्यादातर यूज होता है। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आप जानते हैं जैसे व्यापार में इसका कंप्यूटर का प्रयोग हो सकता है नहीं हो सकता है। आप जानते हैं इसको बैंक में भी बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद इसका एजुकेशन में बहुत होता है, फिर मनोरंजन में, यानी इसका सबसे ज्यादा प्रयोग यहीं पर सारी चीजों में देखने को मिलता है। और ये क्या करता है कि हमेशा बाइनरी संख्याओं को क्या करता है? उपयोग करता है, उन्हीं को संशोधित करता है। अगला प्रश्न है कि 1943 में डब्ल्यू मैचली एंड जे प्रोस्पर इकार्ड द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से को बनाए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? यानी ऐसा पहला कंप्यूटर क्या था? तो आप जानते ही है आपका इनियक। क्या है? इनियक। इनियक का आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहले कंप्यूटर इनियक को कब शुरू किया गया था? आपको पता होना चाहिए। ये आपको 1943 में शुरुआत किया गया था। प्रोजेक्ट क्या था आपका? वो था आपका प्रोजेक्ट पीएक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट पीएक्स के तहत इसको अमेरिकी सेना में भेजा गया और उनको अनुदान प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल लैंग्वेज? ठीक है, फंडामेंटल लैंग्वेज कंप्यूटर की क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं जो कंप्यूटर की मेन लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है मशीन लैंग्वेज। क्या होती है? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज क्या है? आप ये अच्छे जानते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी नंबर यानी 1 और 0 इसी को वो समझती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसके आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत के द्वारा व्यक्त किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन।
ठीक है। सबसे पहले स्टॉर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। ठीक है, यानी इसे जॉन मैन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? इस आर्किटेक्चर में जो प्रोग्राम है और डाटा प्रोग्राम और डाटा जो है दोनों को, इन दोनों को स्थगित किया जाता है किसमें? मेमोरी में। किसमें? मेमोरी में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लेकिन में से पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की नींव क्या है? जो पांचवी पीढ़ी है उसकी कंप्यूटर की नींव क्या है? तो आपको पता है कि पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है, और वो जो वर्तमान की यानी जो 5th जनरेशन चल रही है, वो आप जानते हैं एआई बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एआई बेस्ड है। चलिए अगला, है कि सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? यानी जो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर रहते थे उनको क्या कहा जाता? तो आप जानते हैं उनको पास्कलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पास्कलाइन। अब बात आती है कि सर पास्कलाइन को खोजा किसने था? तो ये खोजा था 1642 में। जैसे नाम आप जानते हैं पास्कलाइन, इसका मतलब ये खोजा था इनको ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया जाता था, यानी असेंबली लैंग्वेज। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और असेंबली लैंग्वेज आप जानते हैं कि दूसरी पीढ़ी में इसको प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लैंग्वेज कितनी होती है आप जानते हैं? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मीडियम जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कोई दिक्कत? ये लो लैंग्वेज बाइनरी होती है, और जैसे इसमें सी आ जाता है, सी लैंग्वेज आ जाती है, और इसमें जैसे फोर्टेन ये सब आ जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगर थोड़ा सा और बताएं थोड़ा सा इसमें, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, विलियम शॉकली के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? विलियम शॉकली के द्वारा। किसके द्वारा? शॉकली के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1947 में। चलिए, इसमें मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था, आपको पता होगा। अगला प्रश्न 22वां, लिखा कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? अगर हम ऑपरेशन के आधार पर पूछे तो कंप्यूटर का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर होता है बिल्कुल, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, लेकिन जो रिमोट कंप्यूटर है ये एक प्रकार नहीं है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिमोट। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताते चलें, तो पहली बात ये आती है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे मैंने बोला कि बाइनरी पर बेस्ड होते हैं, यानी 0 और 1 पर। ठीक है, ये तीव्र काम करते हैं और परिणाम अच्छा निकलता है। इसके बाद सर हाइब्रिड क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं जिसमें एनालॉग भी है और डिजिटल है, दोनों, इसको हाइब्रिड। ठीक है, दोनों की तरह काम करता है। और जो एनालॉग है वो क्या करता है? इसका प्रयोग जैसे जनरली आप देखते हैं टेम्परेचर में। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। आपने एक डिस्प्ले जैसी होगी, जैसे उसमें रीडिंग आती है। क्या आती है? रीडिंग आती है। टेम्परेचर की रीडिंग आ गई है ना, वोल्टेज की रीडिंग आ गई, करंट की, जैसे आपने देखा होगा मीटर लगे होते हैं, मीटर में जो लिखा होता है वो सब एनालॉग है। ठीक है, जैसे आपने वॉच देखी होंगी, वॉच में ऐसे नंबर चला करते हैं 1 2 3 ऐसे करके, ये सब एनालॉग वॉच है। ठीक है, तो ये सब प्रकार हो जाते हैं, लेकिन जो रिमोट है ये कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, लिखा किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपको देखा होगा इसमें सारे जहां जहां पेपर आए हैं हमने सब नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, और आपने बताया, मैंने आपको बताया कि 1830 के जो दशक है इन्होंने इसमें क्या किया था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए इन्हें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अगला, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता? तो ये बहुत ही अजीब प्रश्न है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो आप ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी वो आपकी किस पर थी? वो आपकी ट्रांजिस्टर पर थी। ठीक है, ये जी ये बहुत। अगला प्रश्न, लिखा भारत का सबसे शक्तिशाली आईआईटीएम भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था आपका पुणे में। कहाँ था? पुणे में। ठीक है, कब किया गया था आपको? तो ये आपको याद रखना है। और इसकी क्षमता कितनी थी? तो इसकी क्षमता थी लगभग 6.8 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, अगला प्रश्न, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? कब पूछा है ये सर? पूछा 2018 में। ठीक, क्यों? क्योंकि 2019 के पेपर में आया था, इसलिए 2018 का पूछा है। और वो था आपका प्रत्यूष। क्या था? आपका प्रत्यूष।
ठीक है। कहाँ स्थापित किया गया था इसको स्थापित किया गया था आपके नोएडा में। कहाँ स्थापित किया गया था? नोएडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखा कौन सा इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है, यानी कौन है जो डाटा को इच्छानुसार प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और दोबारा प्राप्त कर सकता है, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आप जानते हैं कि कंप्यूटर ही है। सिर्फ क्या है, वो कंप्यूटर ही कर सकता है, ना तो टाइपराइटर कर सकता है, ना मॉनिटर कर सकता है, और टैप तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका है कंप्यूटर। ठीक, अगला प्रश्न। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आधे कंप्यूटर के जनक भी नहीं कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अब आते हैं हम लास्ट प्रश्न आज के। जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है वो है कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या है, क्या था? ठीक, कंप्यूटर बनाने का प्रथम विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? इसने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, आयोवा स्टेट या पेंसिल्वेनिया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा आयोवा स्टेट। क्या हो जाएगा? आयोवा स्टेट। आयोवा स्टेट में एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्लिफोर्ड। क्या नाम है उनका? क्लिफोर्ड। ठीक है, बेरी इनका, क्लिफोर्ड बेरी, इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ठीक है, जिसे हम एबीसी कहते हैं, यानी एटोनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है, इसको बनाया गया था। और ये पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और डिजिटल था। बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकास में इनका योगदान और भी रहा। यानी कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या हुआ? आयोवा में। किसके द्वारा? क्लिफोर्ड बेरी। और ये स्टूडेंट थे, किसके थे? जॉन विंस्टेंट एटोनॉस के थे। और ये किस विद्यालय के थे? आयोवा स्टेट के। ठीक है, तो ये आपके कुल 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, आपको कुछ जानकारी मिली होंगी। ये पहला सीरीज है, हम लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको थोड़ा समझ में आया है, अगर आप इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी, कुछ अपडेशन चाहिए, ठीक है, क्या इसमें अपडेशन हो सकता है और क्या नॉलेज इसमें और ऐड हो सकती है, तो आप हमको जरूर बताएं। और हाँ, शिक्षा करियर अकेडमी के टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।